प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक साहब हर दिल अजीज हम सब के मोहब्बतों का मरकज बने हुए हैं। और माशाल्लाह कहाँ मजाक से उठे और कहाँ कहाँ होते होते वहाँ जो हम ख्वाब में देखते हैं, मेरे तस्वुरात में हमेशा रहा कि मैं इंडिया में इस तरह घूमूं देखूं, पंजाब से शुरू हुए और गोवा तक, और माशाल्लाह कौन कौन से बम्बे यूपी गए और लखनऊ, और ऐसे लग रहा है जैसे डॉक्टर साहब वो पार्टीशन से पहले के जमाने में घूम रहे हैं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ी दिल को खुशी मिलती है। तो डॉक्टर साहब मेरे जो इमोशन है, यकीन जाने आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं, इतनी मुझे खुशी हुई है आपके ये सारी जद्दोजहद से। और आप ऐसे लग रहे हैं जैसे 70 साल नौजवान हैं, इतने एक्टिव एंड स्मार्ट। तो आप जरा पहले तो अपने आगाही दें कि आपका कैसे कैसे ये सारा सफर हुआ और कैसे लोग मिले और क्या रिस्पॉन्स मिला। हाँ बिल्कुल अफजाल रेहान साहब, क्योंकि आपको पता है मेरी जो 3 किताबें जो छा गई हैं उनमें से एक पार्टीशन ऑफ पंजाब पे जो मेरा 11 साल का काम है, जिसमें मैंने 11 साल लगा के कलेक्ट किए मटेरियल, और वो हर जगह पढ़ी जा रही थी, उसके तर्जमे भी हुए अंग्रेजी से उर्दू में, फिर हिंदी में, फिर गुरमुखी में, और फिर गैरिजन स्टेट किताब जो है जो पाकिस्तान में बताती है कि अस्करी रियासत क्यों पाकिस्तान बन गई, फिर मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में क्या कामयाबियां क्या नाकामियां और उनका तारीख में जो रोल है, इन 3 किताबों ने, और उसके बाद जो मैंने वीडियो करता रहा हूँ, उसकी बुनियाद पे मेरा हिंदुस्तान के अंदर भी अंदाज से बहुत ज्यादा मेरी यहाँ पे गुडविल थी। आप जैसे दोस्तों ने जब मैं लाहौर में आया था मेरी बड़ी पजीराई की, और आपके घर भी महफिल हुई थी, वो मुझे आज तक याद है। इसी तरह कई और महफिलों में मैं पाकिस्तान में दोस्तों ने बुलाया, उसी लेवल की बल्कि उससे ज्यादा मुझे मानना पड़ेगा सारे हिंदुस्तान में मैंने फिर लिया है। आया तो मैं एक जगह तकरीर करने था, वो है वसंत व्याख्यान माला, जी यानी स्प्रिंग लेक्चर सीरीज, जो 1923 में शुरू हुई थी, और 7 साल जब हुआ तो उन्होंने मुझे दावत दी कि आप तो यहाँ पे तकरीर करें। उससे पहले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और ये बड़े जो फ्रीडम की मूवमेंट के बड़े लीडर थे, उन्होंने हर साल एक एक करके वहां पे की नोट की। इस दफा उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो आप यकीन माने अफजाल रेहान साहब के, मैंने उन्हें कहा कि देखे मैं तो एक एकेडमिक हूँ और ये बहुत बड़े लोग थे। उन्होंने कहा नहीं, हम समझते हैं इसको फ्रीडम मूवमेंट पे और पार्टीशन पे और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे जिस तरह आप सच्चाई लेके आते हैं और झिझकते नहीं सच बोलने में, जो हमारी गलती है वो भी आप पॉइंट आउट करते हैं, और जो पाकिस्तान की गलती है उन पे भी आप पूरी रोशनी डालते हैं, तो हम समझते हैं आप ही मुस्तहिक हैं कि ये 100th एनिवर्सरी के ऊपर आप तकरीर करें। तो आपको याद है मैंने जब अनाउंस किया तो इतनी इनविटेशंस आनी शुरू हुई, इतनी इनविटेशंस आनी शुरू हुई, मैं कई जगह मैंने माजरत कर ली कि भाई मैं अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता, वरना मैं आपको गिनाता हूँ। नासिक में पहले आया, उसके बाद हम मुंबई आए जहाँ पे सुभाष घाये साहब जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, जी बहुत जी। बड़े, जी हाँ, मैं बल्कि आई राज नो वेल कपूर जी। साहब के बाद शोमैन बहुत गिना जाता है, उनके विस्लिंग वुड्स स्टूडियो में मेरी जो किताब है ना, प्री पार्टीशन पंजाब कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, जी वो जी। वहां पे लॉन्च हुई। राजन खन्ना साहब जो हैं, जिनका खानदान एक जमाने में शायद मिठा बाजार लाहौर का रहने वाला था, ये वो यहाँ बॉम्बे के अंदर पंजाबी जो है एसोसिएशन, उसके वेस्टर्न इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो वो बुक लॉन्च हुई। फिर मैं बॉम्बे से नासिक दोबारा आया, वहां से पुणे, पुणे में कई टॉक्स हुई। फिर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में राकेश वैद साहब का मैं मेहमान था। शुरू में अजय मधुकर तोशनीवाल जो हैं और बाकी दो दोस्त वसंत बखेन माला, इन्होंने मुझे एंटरटेन किया नासिक में। फिर वहां से आप जानते हैं पंजाब तो आप और मैं वो एक ही बात है, चंडीगढ़ से शुरू हुआ, फिर पटियाला, फिर लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, फिर पठानकोट, एक एंड से दूसरे एंड। जी और जी। दिन में 3-3, आपको तो पता है पंजाबी छोड़ते ही नहीं है, जी जी। 3-3 मेरी टॉक्स हुई हैं, 2-2 3-3 घंटे की। बट पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आ गई, वो जज्बा आ गया, और हर जगह बहुत मैंने देखा यहाँ लोग पढ़ते बहुत है। मेरी सारी किताबें पढ़ी हुई थी, जी हर एक के घर मैंने देखा है सुबह को 5-5 अखबारें आती हैं। अब महाराष्ट्र में भी यही, दिल्ली में भी यही, पंजाब में भी। तो यहाँ पे पढ़ने का रिवाज बहुत ज्यादा है, लिखने का भी बहुत रिवाज ज्यादा है। और फिर वहां से वापस मैं दिल्ली आया, फिर फरीदकोट और
रोहतक जो हरियाणा में है अब, हाँ हाँ जी हाँ। और फिर उत्तराखंड में मुझे बुला लिया उन्होंने, देहरादून, जहाँ पे ये मिलिट्री एकेडमी है, जहाँ पे जनाब जनरल जियाउल हक भी वहीं पढ़े हुए हैं, और हमारे कई जनरल और इंडिया के जनरल उसी देहरादून एकेडमी के नहीं, प्रोडक्ट्स हैं। ये और वहाँ डेरा पे सर, ये देहरादून, देहरादून वही है जहाँ बाबा नानक का भी है सिलसिला? बाबा नानक का तो मेरे ख्याल से नहीं है, वो है डेरा बाबा नानक, वो और जगह है, अच्छा अच्छा वो पंजाब में है। नहीं, अच्छा। ये उत्तराखंड, उत्तराखंड जो उत्तराखंड है वो उत्तराखंड। एक नई उन्होंने स्टेट बनाई है, यूपी से हाँ कट मैं ऑफ समझ करके। गया, उत्तराखंड जी हाँ। ये पहाड़ियों के दामन में है। जी हाँ जब जी आप देहरादून होते हैं ना, तो रात को सामने आप मसूरी जो है हिल स्टेशन, उसकी लाइट्स आपको नजर आती हैं। जी जी इधर आप देखें तो किसी और हिल स्टेशन की, तो ये उसके दामन में है। जी जी। बहुत खूबसूरत इलाका। तो वहां पे मुझे बुलाया, वहां पे पंडित नेहरू भांजी नैन तारा सहगल जो है, उनकी बेटी विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी जो है, अच्छा वो भी वहीं रहती हैं। शी इज 95, लेकिन वो बहुत किताबों की ऑथर हैं। तो उनकी मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई, हम बैठे रहे, बहुत गुफ्तगू हुई। फिर मैं वापस दिल्ली आके यहाँ पे टॉप जो इनके थिंक टैंक्स और एकेडमिक एसोसिएशंस, यहाँ पे दिल्ली के अंदर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का इजलास हुआ, और फिर उर्दू तरक्की बोर्ड के अथर फारूकी साहब ने बुलाया, वहां पे सारे उर्दू के माहिर आए गए। तो इतना ही जबरदस्त मेरी इंटरेक्शन हुई। उसके बाद फिर मैं साउथ में आया, बेंगलोर के अंदर। और बेंगलोर तो माफ करना, जी सारी दुनिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा हाई टेक कैपिटल बनता जा रहा जी। है। हब है जी सिर्फ बिल्कुल। बेंगलोर के अंदर 17 लाख आईटी इंजीनियर्स हैं, और आप 70 मील इधर, 70 किलोमीटर उधर, किलोमीटर्स इस स्ट्रेच में आप देखेंगे हर किस्म की इंडस्ट्री जो वो फैल रही है। तो इतना वो प्रॉस्परस शहर है। वहां पे 4-5 दिन सुबह शाम महफिलें हुई। उसके बाद मैं हैदराबाद आ गया। 29 जून को मैं वहां था जब बकरीद हुई। तो हैदराबाद का जो ओल्ड टाउन है, जहां अभी तक मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां हम गए, सारा कुछ देखा। यार, अमन अमान से लोग रहते हैं। मुसलमानों का कोई मुझे नजर नहीं आया कि वो कोई डर के रहते हैं, बिल्कुल ठाठ से रहते हैं, जिंदगी के हर शोबे में है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम पॉइंट है जो मैंने आपसे कहना था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये प्रोपेगेंडा होता है। मैं किसी से बात करता हूँ तो कहते हैं इंडिया के मुसलमान तो बेचारे रुल गए हैं, जलील हो रहे हैं, जब से बीजेपी आई है तो उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। और इसकी कई कहानियां बयान की जाती हैं हमारे मीडिया में भी, हमारे आम लोगों में भी, और इंतहाई प्रोपेगेंडा किया जाता है। बात यह है कि कुछ फिसाद हुए हैं अपने पिछले महीनों में, नॉर्थ इंडिया के कुछ इलाकों में और इधर उधर। तो ये भी कहना कि इस किस्म का कोई किस्से नहीं है, ये भी गलत है। लेकिन क्या रोजमर्रा जिंदगी में मुसलमान डर के रहते हैं या वो छुप के रहते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में। यानी बेंगलोर के जो दो सबसे बड़े लिस्ट और जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो दोनों ही मुसलमान हैं, अजीम प्रेम जी और इरफान रजाक साहब। उनकी प्रॉपर्टीज इतनी है कि लगता है वो मालिक ही सारे बेंगलोर के हैं। वहां पे मैं मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप के भी मिला। वहां पे अल शिफा अल हुदा ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, जो डिस्पेंसरीज और इस किस्म के, वहां पे भी मुलाकात हुई। तो ठीक है, एक पॉलिटिकल माहौल में कुछ लोगों को इतराज भी है, लेकिन भाई एंड लार्ज यार, जिंदगी के हर शोबे में मैंने मुसलमानों को देखा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिस तरह बाकी लोग हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है। पॉलिटिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स में ये मसला है। और मेरी यहाँ पे आरएसएस से कोई 4-5 हाई लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, हर शहर में। अच्छा जी। तो मैंने उन्हें कहा है कि प्लीज फॉर गॉड सेक, ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, आप इसी पे कायम रहें। पाकिस्तान की तरह आप एक हिंदू स्टेट ना बनाएं, वरना जैसे हमने अपना सत्यानाश किया, हाँ, आपका जो भी हो अक्षर जाएगा। हुआ है वो आपका भी होगा। और मैंने कहा है कि आप यहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं, खास तौर पे मुसलमान, उनको यकीन दिलाएं कि वो भी इस मुआशरे का हिस्सा है। वो कहते हैं जी हमारा कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ रहता है वो इसको अपना घर समझे। तो मैंने कहा ये तो बड़ी मुनासिब बात है, मैं स्वीडन में रहता हूँ, तो वहाँ स्वीडिश मुआशरे ने मेरे साथ इतना अच्छी ट्रीटमेंट की, तो मैं उसको अपना घर समझता हूँ।
जहां आदमी रहता है और जहां जिंदगी उसकी गुजरती है, उसी धरती के साथ प्यार होना चाहिए। तो उनकी जो मुनासिब बातें थी मैंने मान ली, और कुछ उनको एडवाइस भी किया कि डोंट ट्राई टू बिकम लाइक पाकिस्तान, हिंदू बिल्कुल, बहुत राष्ट्र अच्छा। और ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी बातें उन्होंने बड़े इत्मीनान से, तहम्मुल से सुनी। और फिर वहां पे देखे ना, बेंगलोर के अंदर डॉक्टर देवी शेट्टी से मुलाकात हुई, जो कई सौ पाकिस्तानी बच्चे जो हार्ट डिजीज के साथ पैदा होते हैं और उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, वो वहां पे ला के बेंगलोर में फ्री ऑपरेशन करते हैं, और उस दौरान उन बच्चों को वहां पे फ्री रखा भी जाता है। और इसमें कहना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कोऑपरेट करती है। वो बता रहे थे कि मैं कोई 400 की मेरे पास लिस्ट आई है, जिसमें से हम अब सिलेक्ट करके बताएंगे कि कौन से बच्चे बुलाए जा सकते हैं। तो ये भी कोई नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया में कोऑपरेशन नहीं है। जहां पे इस किस्म की बीमारियां हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ऐसे बच्चों को आने देती है, और उनका जीरो खर्च होता है। सब ये इंडिया के लोग करते हैं। तो जहां पे ये हो रहा हो, तो वहां पे कहना कि मुसलमान जो है वो मुसीबत में रहते हैं, ये बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना बात है। पॉलिटिकली जो कुछ इस किस्म के हुए हैं मसाइल, उसके पीछे भी कुछ मुसलमानों की एक्टिविटी है और कुछ यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट की एक्टिविटी भी है। तो सच हमें बोलना चाहिए। लेकिन बाई एंड लार्ज बिल्कुल लोग अपने अपने कारोबार में आगे, मैंने देखा है बिल्कुल पूरे इलाके मुसलमानों की वो दुकानें और ये सारा कुछ है। तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आया डॉक्टर वो साहब, जो। आप हैदराबाद दक्कन गए थे तो वहाँ वो असदुद्दीन अवैसी का नाम काफी लिया जाता है। कोई ऐसा कोई आपको शिद्दत वाला या गुस्से वाला कोई मुसलमान नहीं टकरा या मिला? नहीं, मैंने कहा था कि अवैसी साहब से अगर आप मुलाकात मेरी करवाएं तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन लगता है कि वहां पे या तो वो उन्होंने खुद ही मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं तैयार था उनसे मिलने के लिए। जी। मुझसे यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स ने बहुत पूछा कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रही है, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है। मैंने कहा मैं तो इसके पूरे हक में हूँ, क्योंकि सब इंडियन सिटीजन्स को, मर्द और औरत जो हैं, इक्वल राइट्स जब हो जाएंगे तो जमहूरियत के लिए और इंसानी हकूक के लिए ये बहुत बड़ा एडवांस होगा। पढ़े लिखे मुसलमानों से भी मेरी मुलाकातें हुई हैं। बॉम्बे के मुसलमान जो हैं, अखबार नवीस, अपने अखबार निकालते हैं, अपने स्कूल चलाते हैं, उनके साथ पूरी एक शाम बांद्रा में, जो हाई क्लास बॉम्बे का इलाका है, उनके घर में मुलाकात हुई। और फिर मैं नासिक में भी और दूसरे इलाकों में भी मुसलमानों के साथ, बेंगलोर में, इधर उधर हर जगह मुझे जिंदगी में लोग मिले। और 45-45 लाख की वो सैलरी ले रहे हैं। तो यार ऐसे लोग जो हैं वो डर के तो नहीं रहते, और वो अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से कामयाब भी हैं। मुझे नासिक में मिले एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल कादरी साहब। तो उन्होंने कहा ये जो कॉलेज है ये बनाया ही ब्राह्मणों ने था, लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से मुझे प्रिंसिपल बनाया गया है। तो अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये क्योंकि मैंने खुद देखे हैं, जाके चेक किया, तो क्या मैं, मुझे नजर नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है। हाँ, पॉलिटिकल एक माहौल है जिसमें मुसलमानों को ये भी लगता है कि हमें शायद कॉर्नर किया जा रहा है। और उसके ऊपर मैंने हर जगह कहा है कि अगर ये ट्रेंड है इंडिया में तो प्लीज डू नॉट फॉलो इट, क्योंकि आपका वही हाल होगा जो एक मजहबी रियासत की तंग नजरी कोई भी हो, हिंदुओं की होगी, तो उसमें भी वो रियासत जो है वो जमहूरी नहीं रहेगी और वो तरक्की नहीं करेगी। हमने ये सारा कुछ करके अपना सत्यानाश कर लिया है। तो ये बात उन्हें बिल्कुल समझ आई। तो अच्छा, हैदराबाद के बाद फिर मैं गोवा आ गया। जी। और गोवा तो बड़ा टूरिस्ट खूबसूरत पैराडाइज हिस्सा है। है, जी जी। बहुत ही खूबसूरत। और वहां पे कोई बारिश होती है मॉनसून की, यार यानी ऐसी लगता है जैसे पूरा वो ऊपर से पानी ही गिर रहा है। और ग्रीन एंड ब्यूटीफुल वहां पे भी कई गोवा यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया, वहां पे मैं बोला। और फिर मैं आ गया दोबारा। वहां तो खासी आपकी तकरीर मेरा ख्याल बड़ी अच्छे लेवल पे हुई है। मेरी हर जगह पे हुई है। मेरी जो जी। अब लेटेस्ट तकरीर बहुत बड़ी हुई है वो पुणे के अंदर इंडिया का
वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट उसे कहते हैं। वो गोपाल कृष्ण गोखले के नाम पे, जो फ्रीडम स्ट्रगल के बानियों में से थे, उनके नाम पे बनाया गया है, एक गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। जी तो वहाँ वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत राणा डे जो हैं, उन्होंने मुझे वेलकम किया। और वहां पे मेरी तकरीर है, वो अभी वीडियो आ जाएगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। मेरी बेंगलोर में जो तकरीर हुई अंग्रेजी में, वो भी लोग मानते हैं कि कमाल हो गया है। और दिल्ली के अंदर जो है ना, इंडिया टुडे का एक सेक्शन है लंदन टॉप, उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू किया है, मैं आपके साथ बात करने के बाद वो आपको लिंक भेज देता हूँ, जरा देख लें आप। जी कोई 1.5 घंटे उन्होंने मुझे, जब मैं स्टूडियो में आया तो जितने जर्नलिस्ट थे वो वहां पे क्लैपिंग एंड वेलकमिंग मी, और फिर सवाल जवाब और बड़ी खुल के बातें हुई। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया में मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया था कि मैं किससे मिलूं या किससे ना मिलूं। यहाँ पे बड़ी मशहूर पारसी फैमिली है, फाली नरीमान, जो यहाँ के बहुत बड़े जूरिस्ट हैं। उनके जो बेटे हैं रोहित सन नरीमान, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए, उनके घर हम गए तो उन्होंने जो फोटो उतरी है मुझे बिठा लिया और खुद मेरे पीछे खड़े हुए। मैंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट के जज? उन्होंने कहा नहीं, आपका मुकाम बड़ा है कि आप जो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के में जो गलत फहमियाँ हैं, जो दुश्मनी है, उनको कम कर रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बड़ा एक एडमायरर हूं। तो ये उनकी बड़ापन है ना कि उन्होंने किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत कुमार गोखले जो हैं, बड़े मशहूर उनकी जजमेंट्स हैं, वो मेरे दोस्त बन गए। पूरी शाम हम बैठे रहे, गपशप होती रही। ये सारी पिक्चर्स मैंने लगा दी हैं। और फिर अब मैं यहाँ पे, पहले थाने में मैं रहा, अब मैं जूहू बीच के ऊपर, ये बिल्कुल साथ मेरे पीछे कोई 50 मीटर मेरे बिल्कुल होटल के पीछे परछाइयाँ, साहिर लुधियानवी का घर है, अच्छा उसकी फोटो मैंने लगाई है। हाँ, मैं वहां चला गया, फोटो ली। वो लिखा हुआ है परछाइयाँ, अगर अच्छा आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो वो लेटेस्ट पिक्चर्स में से वही है। और साथ ही पृथ्वी थिएटर है, यानी पृथ्वीराज कपूर जब आए तो यहाँ पे थिएटर उन्होंने शुरू किया था, वो भी बिल्कुल कोई 150 मीटर पे है। और जरा थोड़ी और आगे जाए तो अमिताभ बच्चन के जो है ना घर, वहां पे है। तो ये सारा जुहू, बांद्रा, पाली हिल, ये इलाका है जहाँ पे फिल्म वर्ल्ड। और आप देखें, मुझे मिलने का मौका मिला राज बब्बर जी के साथ, जो बहुत बड़े जी हाँ मैक स्टार रहे हैं बॉम्बे के। तो 2001 में उन्होंने मेरी मदद की थी। इंटरव्यू सुनील दत्त और साहब और दिलीप साहब के साथ उन्होंने करवाया था। तो मैंने याद दिलाया, उन्होंने कहा आ जाएं आप। तो जी मैं उनके घर चला गया, फिर वहां पे लंच किया, पंजाबी में गपशप। अब वो कोई पंजाबी थीम पे अपना बना रहे हैं, पंजाबी वेस्ट और ईस्ट पंजाब के एक बैकग्राउंड में फिल्म बन रही है। और उनकी जो बीवी है नादरा, वो सैयद सजाद जहीर की बेटी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी जी के जी जनरल सेक्रेटरी थे। जी अच्छा अच्छा। वो भी वहीं थी, और लंच हमने किया और सारी दोपहर उनके साथ गुजारी। ये तो बड़ा फिर जबरदस्त कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह। जी। और फिर स्क्रिप्ट राइटर जो हैं यहाँ के, मसलन आपने शायद फिल्म देखी होगी इंडिया की, रंग दे बसंती। जी जी ये बिल्कुल। ये कमलेश पांडे जी जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनकी और भी फिल्म है सौदागर, जी जिसमें दिलीप दिलीप कुमार कुमार ने और और राजकुमार ने इस काम किया राजकुमार हुआ है। जी थे। जी हाँ। ये भी इन्हीं की, कमलेश पांडे जी की थी। अच्छा अच्छा। और फिर तेजाब थी, जिसके अंदर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का गाना है, 1 2 3 डा 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 डा। उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने, स्क्रिप्ट राइटर्स वालों ने मुझे बुलाया वहां पे। जितने आज के शायर हैं और राइटर्स हैं, वो वहां पे थे, और बड़ी गुफ्तगू हुई। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है पार्टीशन पे, ये वो हर जगह पर उन्होंने सुना लोगों ने। बल्कि मुसलमानों को मैंने बताया कि पार्टीशन का कितना बड़ा नुकसान हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हुआ, जो कई आज हिस्सों तीन में टोटे बंटा। हो गए जी बिल्कुल। हाँ जी, 3 टोटे हो गए। तो अब आज अभी मैं वापस आए हूं तो आपके साथ गुफ्तगू शुरू हो गई है। जी जी सुबह का मैं निकला हुआ हूँ, और ये
राजन खन्ना जी, जो मैंने बताया, जो यहाँ पे वही मुझे आज घर ले गए थे, तो वहां पे भी एक इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड करवाया है। तो मेरे लिए तो हिंदुस्तान में जो गुडविल है वो इतनी ज्यादा है कि आई कांट टेल यू। तो मेरा जो एक अपना यकीन है कि इंसान जनरली लोग अच्छे होते हैं, और उनको मौका दिया जाए तो वो हकीकत और सच्चाई को मानने के लिए तैयार भी होते हैं। यही देखें, जब मैं पाकिस्तान में आया था तो जो मेरी किताबें हैं वो तो पाकिस्तान का जो झूठा नेशनल नैरेटिव है उसके हक में तो नहीं है। वो तो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट फैक्ट्स बेस्ड रिसर्च है। तो पाकिस्तान में भी मेरे पे कोई तशद्दुद, कोई इस किस्म का कुछ नहीं हुआ। हर महफिल में मैंने पब्लिक में जाके बातें की। बल्कि तो मुझे बल्कि लगता देखिए ना, सीएसएस वालों को आपने वाल्टन में जाके भी खुल के लेक्चर दिया है, ये बड़ी बात खुल है के लेक्चर देखिए। किया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे जब खड़ा कर देते हैं फिर यू फॉरगेट। जी। वहां पे मैं आई रिप्रेजेंट द ट्रूथ, जैसे मुझे समझ आती है और जो मेरी रिसर्च बताती है, तब मैं नहीं डरता। वैसे तो मैं अमन पसंद आदमी हूँ, लेकिन वंस यू पुट मी ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म देन आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ। एंड दैट्स व्हाट, के सारे लोगों का इतना प्यार दोनों मुल्कों में मुझे मिल रहा है। तो मुझे अब यकीन है कि वो जहीर कश्मीरी का शेर जो है कि हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब। आई एम 76। जी जी। हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। बहुत अच्छा, लेकिन नहीं, आपके होते हुए जला आएगा। बात यह है कि आपको ये जो मोहब्बत मिल रही है, ये जो कंफ्यूजन थोड़ी सी है कि यानी बीजेपी गवर्नमेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खासी नफरत है अवामी सतह पे, इसको आप क्या क्या नहीं, देखें, लोगों ने कहा है कि आपका पैगाम मोहब्बत का बहुत, हम तहे दिल से उसके लिए यानी एंथुजियास्टिक हैं। लेकिन आप बताएं कि अगर आपके मुल्क से टेररिस्ट आके हिंदुस्तान के कश्मीर में ये करते हैं एक्टिविटी, और वहां से ये लश्कर तैयबा और इनके लोग जो हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटी प्रमोट करते हैं, या आपके निसाब में हिंदुओं के खिलाफ नफरत, हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत है, और सिंध के अंदर जो हिंदू हैं उनके कभी टेम्पल्स आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हम किस बुनियाद पे आपके साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं? हम अब पाकिस्तान को अपना कोई पार्टनर नहीं समझते। अगर आप, जब आप दोस्ती के लिए तैयार होंगे तो उसके लिए जीरो टेररिज्म और एंटी इंडिया, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा आपको खत्म करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मुनासिब है। अफजाल रेहान साहब, आप और मैं अगर दोस्ती करना चाहें और मैं हमेशा आपके साथ बदतमीजी करूं, आपको आपका दिल दुखाऊं, तो क्या आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे? बेशक नहीं करेंगे। तो मुल्कों के अंदर भी यही रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन अच्छा, वहां का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके जी, मतलब कुछ जो शिकायत हैं, इसके मतलब कोई आपने क्या फील किया या कोई पढ़ा है, देखा सुना? मैंने वहाँ के मीडिया के साथ जो इंटरेक्ट किया है वो मुनासिब है, लेकिन जो उनका एक है ना मीडिया जो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम रखता है, उसको मैंने ना कोई इंटरव्यू दिया है, ना उनके साथ कोई इंटरेक्ट किया है। उन लोगों का एक खास अप्रोच है जो मैं समझता हूँ मेरे मेरी वैल्यूज के साथ उसका टकराव है। तो ना उन्होंने मुझे कोई तंग किया है और ना मैंने उनके साथ कोई इंटरेक्ट किया है। तो वो अपना काम करते रहे। मेरी मेरी राय तो यही है कि दोनों तरफ मीडिया जो है वो एंटी प्रोपोगेंडा जो है ना एक दोनों के खिलाफ बंद करे, तो तभी बात आगे बढ़ेगी। तो ठीक है, हिंदुस्तान का कुछ मीडिया जो है बड़ा होस्टाइल है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और वो कहते हैं कि सारा जो होता है अपना यहाँ पे एक्टिविटी इस किस्म की कश्मीर में हर रोज हमारे लोग मारे जाते हैं, तो हम कैसे एतबार करें पाकिस्तान पे? तो मैंने उनकी बात भी सुनी है, यानी आरएसएस की और इसकी, और उसका जवाब भी दिया। डॉक्टर साहब, ये जो वहाँ इंडियन मुसलमान हैं, वो कश्मीर के मतलब किस तरह देखते हैं या सोचते हैं या बात करते हैं? नहीं, यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद जो सबसे बड़ी मुसलमानों की तंजीम है, उन्होंने तो कहा है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, और उन्होंने आर्टिकल 370 पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं की जब वो रिमूव हुआ है। अलबत्ता
कुछ और मामले में थोड़ी उनकी एक स्टेट के साथ है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो उलमा है वो जरा लोगों को डराते हैं कि आपका वो इस्लाम के अंदर मुदाखलत होगी। मैंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुसलमान औरतों को भी वही हकूक मिल जाएंगे जो हिंदुओं और सिख औरतों के पास हैं। तो इक्वल अगर हकूक मिल जाए तो वो इस्लाम के खिलाफ कैसे हो सकता है? वो तो हमारी जो है बेटियां बहनें, उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है ना। तो बिल्कुल। आप मैंने कहा देखिए, शाह बनो केस जैसे हुआ था, आप वो पूरी दुनिया में वो चला और सबके सामने आया, और ये सरासर, बल्कि इन लोगों ने अपने मजहब को बदनाम नहीं किया, कि एक बेसहारा खातून का यानी उसके राइट्स को आप बिल्कुल थोपने की बजाय मैं उसके समझ खिलाफ नफरत ये फैलाई। जी, मैंने मुसलमानों के साथ जब बात की, सब ने माना कि हमारी बहुत बड़ी वो गलती थी, तो सब ने माना है। लेकिन जो है ना कट्टर मौलवी, वो कहाँ मानते हैं यार। हम्म। वो तो उनका तो जहन ही बिल्कुल है 7वीं सदी और उस जमाने के फिका की जो डेवलपमेंट है उस पे वो रुक गए हैं। और मैंने कहा यार, फिका अपने जमाने में, उस जमाने के जो बेस्ट माइंड थे उन्होंने वो कानून बनाए थे या असूल बनाए थे। लेकिन अगर आप उसकी रोशनी में 21वीं सदी के अंदर उन्हें अप्लाई करें तो आगे को बढ़े, आप वहां ही को रुक जाते हैं। उनको ये बात समझ नहीं आती। तो तो ये चंद मौलवी चीजें विदन। मौलवी तो हर जगह एक ही होता है, मेरा ख्याल है। यूरोप में भी जाएं तो वहां भी उनको भी शिकायत है कि कम अमेज है मोमन, और यही कुछ चल रहा है ये वहां भी, यहाँ हर भी। जगह जाके ये अपना वही अ, इस एक आइसोलेशनिस्ट के मुसलमान बिल्कुल इस मुआशरे में हिस्सा ना लें, और खुद जितना भी सोशल वेलफेयर होता है वेस्टर्न कंट्रीज का, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, और इंडिया के, हाँ जी, कोई आपने क्रिएट की है इनके सिलेबस के हवाले से, जो जिस तरह हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा एक नफरत की चीजें होती हैं, इनका आपने कोई मालूमात दी हो कि इनके सिलेबस में क्या पोजीशन है? फिलहाल तो वो सिलेबस जो है बिल्कुल वही है जो एक न्यूट्रल किस्म का होता है। कहा जा रहा है कि कुछ तब्दीलियां आ रही हैं हिस्ट्री के नैरेटिव में, जहाँ पे मुगलों पे जो बहुत ज्यादा फोकस था उसको कम करके जो बाकी उस जमाने के लीडर थे, मतलब हिंदू बैकग्राउंड के, उनको भी लेके आ रहे हैं। अब वो जब निसाब में एक्चुअल चेंज आएगा देखेंगे। अभी तक निसाब जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिसर्च की बुनियाद पे चल रहा है। इस किस्म के ट्रेंड हैं। और डॉक्टर साहब, अगर वो आप ये जी, फील नहीं करते कि अबुल कलाम आजाद जो वजीर तालीम रहे शुरू में, तो उन्होंने कुछ सिलेबस में बल्कि डंडी मारी हुई है मुस्लिम के हक में? नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक इल्जाम है। बल्कि जितने आईटी साइंटिफिक बॉडीज उनके दौर में एस्टेब्लिश हुई एज एजुकेशन मिनिस्टर, किसी और एजुकेशन मिनिस्टर ने इतनी तरक्की नहीं की। शुरू में ही उन्होंने साइंस पे जोर दिया। ये सारा नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, कोई मुसलमानों के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने बनाई मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर था कि जो मुसलमान पीछे रह गए हैं वो उनकी लीडरशिप में एजुकेशन में आए। वो तो मौलवी जो यहाँ पे है इंडिया में, उन्होंने वहाँ पे हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी को मॉडर्न एजुकेशन से दूर रखने की वो एक स्ट्रेटजी बनाई है। अबुल कलाम आजाद जो हैं वो तो एक फॉरवर्ड लुकिंग साइंटिफिक जेन के मालिक थे, इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे। लेकिन एज एजुकेशन मिनिस्टर जो आज की आईटीज इंडिया में स्टैब्लिश हुई हैं, उनकी बुनियाद अबुल कलाम आजाद के दौर में हुई है। बल्कि साइंटिफिक रिसर्च पे उनकी बहुत जोर थी। सो दिस इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा, आई डोंट लेकिन नो उनकी वेयर इट। उनकी उर्दू दानी बड़ी शदीद थी, बजाय इसके कि वो कुछ मिक्सिंग करते हैं, लगता है जैसे वो अरबस्तान की उर्दू बोल रहे हैं। ठीक है, वो एक क्या कहते हैं, एक अंदाज था लिखने का क्लासिकल, उसी में वो फंक्शन करते थे। लेकिन अगर आप उनकी तकरीरें सुने जो 1948 में उन्होंने जामा मस्जिद जामा मिलिया में की है, तो वहां पे उन्होंने कहा है कि देखो, मैं कह रहा था मुसलमानों को कि यहाँ मसाजिद, मकबरे, अपने घर छोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं। और पाकिस्तान में आपके साथ फिर यही होगा कि जो उर्दू स्पीकिंग है वो वहाँ पे अलग होंगे और बाकी नेशनैलिटीज के साथ आपकी बनेगी नहीं, और वही हकीकत तो वही बनी। तो ठीक है, उनकी उर्दू पुराने तर्ज की है, ठीक है, वो उसी स्टाइल में अच्छा डॉक्टर लिखते थे साहब, क्योंकि एक सवाल और मेरे जहन में काफी है। ये बड़ा अच्छा पार्टीशन के बाद इन्होंने किया था कांग्रेसियों ने, कि
जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा कि हिंदुस्तानी जुबान, उसमें बहुत ज्यादा ये इंडिया के अपने हक में था कि वो जुबान आम फहम होके सारे हमारे लोगों तक भी उनका, देखे ना वो प्रोपोगंडा या बात भी करते तो हम सबको समझ आती थी। लेकिन अब बीजेपी ने कुछ पॉलिसी में मुझे ऐसे लगता है चेंज की है, और उसमें संस्कृत को ज्यादा डाल के उसको भारी कर दिया, जो कई दफा मेरे जैसे बंदे को भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या शब्द बोल रहे हैं। क्या ये आप नहीं जी समझते कि इसको इतना टाइट नहीं करना चाहिए, इनको ये गलत है, इनके अपने खिलाफ जाता है, हमारे भी खिलाफ जाता है। देखें, उसमें भी मैंने जहां भी महफिलों में कहा है कि मैंने कहा देखें, जुबान एक थी, वो थी हिंदुस्तानी। उसके दो स्क्रिप्ट जो हैं वो मुख्तलिफ थे, एक देवनागरी और एक हमारा ये जो नस्लिक यानी जो जी हाँ। उर्दू पर्शियन। जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ। अरेबिक। लेकिन हुआ ये था कि 1936 में कांग्रेस का और महात्मा गांधी का ऐलान था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हिंदुस्तानी विल बी द नेशनल लैंग्वेज, और उसके ये दो स्क्रिप्ट होंगे। ये मुस्लिम लीग ने और जिन्ना साहब ने पोजीशन ली कि हिंदुस्तानी तो कोई जुबान नहीं है, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, और उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान है। अब आप देखें, आप भी जानते हैं कि उर्दू में कितने बड़े राइटर हिंदू और सिख हुए हैं। जी हाँ। राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण बहुत चंद्र, बहुत। और मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल, क्या और बात आप है। कहीं वो जिन्ना साहब को कुछ बैकग्राउंड का तो पंजाब का या कुछ पता ही नहीं था। उनको जो उनको ना पंजाबी ना गुजराती ना उर्दू कुछ भी तो नहीं वो तो बांग्लादेश में जाके अंग्रेजी में कह रहे हैं कि उर्दू तुम्हारी जुबान होएगी। कैन यू बिलीव इट? जी हाँ, ये तो तो उनका मजाक रहना खेज है। था। जी जी। तो हिंदुस्तानी ही मैंने इनको कहा है कि जुबान होनी चाहिए। इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा हिंदी पे जोर देंगे तो वो कभी नेचुरल जुबान नहीं बनेगी लोगों की। तो मेरी ये बात भी उन्होंने सुन ली है। नहीं, और फिर अबलाग नहीं होगा ना, देखिए उनकी आवाज हम तक, हमारे लोगों तक नहीं असरअंदाज हो सकेगी। वही ना, ये अब उनका काम है कि इसको तरीके से हैंडल करें, इसको शुद्ध हिंदी बनाने में। उनको साउथ इंडिया में बड़ी ऑपोजिशन होगी, जी। जो हिंदी जुबान को बिल्कुल नहीं मानते, वो अभी भी अंग्रेजी के जरिए ही अपना सारा काम करना चाहते हैं। तो ये अब बीजेपी का जो कैंपेन है, ये उनका उनको सोचना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। मेरे ख्याल से मैं आपसे 100% अग्री करता हूँ कि हिंदुस्तानी जो है ना, आम फाहम जो जुबान है वही होनी चाहिए, बजाय कि ये प्यूरिटन किस्म की हिंदी बोली जाए। बट देन बीजेपी गवर्नमेंट में है, ये उसका फैसला है कि क्या ऐसे होना चाहिए या नहीं, और इंडियन जो अवाम है उनको डिसाइड करना है कि क्या। जो बोलने की जुबान है ना, जो मैंने यहाँ भी देखा है, वो हिंदुस्तानी है। जी। कोई शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहा होता। अगर बोलता है तो किसी को, मुझे तो समझ नहीं आती, फिर उनको आसान जुबान बोलनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। अच्छी भली हिंदुस्तानी थी वो। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तो है ही कोई जुबान नहीं, ये तो कांग्रेस का प्रोपोगेंडा है, और उर्दू मुसलमानों की जुबान है। फिर जब पार्टीशन हो गई तो उन्होंने कहा कि फिर उर्दू वाले तो यहाँ से चले गए हैं, तो अब हिंदी यहाँ पे जुबान होगी। रिएक्शन भी तो होता है ना। तो ऐसे डॉक्टर ये साहब, सब आप कुछ। उन्हें बताएं कि ये हिंदुस्तानी जुबान की बरकत से देखें जितने सार्क कंट्रीज हैं सब में वो समझी जा रही है इस वक्त, वो तो छा गई है। जी लोग जी। अपने अपने मुल्कों की जुबानें पीछे चली गई हैं, कि उसकी वजह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रोल भी तो है, बहुत जबरदस्त बिल्कुल। रोल है उनका। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री की जुबान अब भी हिंदुस्तानी है जी हाँ, यानी। अब भी हिंदुस्तानी है। जी हाँ। बिल्कुल है। उसमें जरा ये ज्यादा अगर प्योरिटन किस्म की प्योरिटेनिकल हिंदी लाएंगे तो लोगों को समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज आर्टिफिशियली की जाती है वो अवाम का हिस्सा नहीं बन